तो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका एक बार फिर से क्रिप्टो नेटवर्क में। और आपको मिल चुकी होगी अब तक की सबसे बड़ी न्यूज़। इंडिया वालों के लिए सबसे बड़ी न्यूज़ निकल के आ चुकी है कि यहाँ पर बाइनांस जो है वो यहाँ पर FIU इंडिया के साथ यहाँ पे रजिस्टर हो चुका है। और जो बाइनांस के ऊपर बैन था वो अब हटने वाला है कुछ ही टाइम में। और बाइनांस आपको जल्दी यहाँ पर प्ले स्टोर, ऐप स्टोर दोनों जगह आपको देखने को मिल जाएगा। आप अच्छे तरीके से, बेधड़ल्ले तरीके से आप बाइनांस को यूज़ कर पाओगे। क्या चीज़ हुई है और आगे अपन क्या एक्सपेक्ट कर सकते हैं, क्या ये नेगेटिव न्यूज़ है, क्या ये पॉजिटिव न्यूज़ है, इसको भी अपन जो है इस वीडियो में डिस्कस करने वाले हैं। ये वीडियो अगर आपने देख ली तो पूरा आपका जो डाउट है, जो आपके मन में सवाल आ रहे हैं, वो सब उड़ जाएंगे। कोई दूसरी वीडियो देखने की आपको ज़रूरत नहीं पड़ेगी। तो इस वीडियो पे निगाहें लगा के रखना, एक भी स्टेप मिस मत कर देना, ताकि आपको फ्यूचर में पता चल जाएगा कि भाई आपको क्या करना है, क्या डिसीजन लेना है। देखो सबसे पहले अगर आपको बताऊं, मैं आपको याद होगा मैंने KuCoin पे ऊपर एक वीडियो ऑलरेडी बनाई थी, चैनल के ऊपर आपको मिल जाएगी। वहाँ पे मैंने आपको बताया था कि KuCoin है ना, उसने यहाँ पर FIU यानी इंडिया की जो यूनिट है, फाइनेंशियल वाली यूनिट, उसके साथ यहाँ पर क्या कर लिया है, रजिस्टर कर लिया है। और KuCoin को यहाँ पे पेनल्टी देनी पड़ी थी 35 लाख की, जो कि लगभग $41,000 के आसपास होता है। अभी पेनल्टी KuCoin को क्यों देनी पड़ी थी, मैं आपको पूरा बताता हूँ। देखो, क्योंकि KuCoin है ना, ये इंडिया में ट्रेड करवा रहा था। पहले इंडिया का लॉ बन चुका था क्रिप्टो का 2022 के अंदर ही, उसके बाद से लॉ एप्लीकेबल हो गया था। लेकिन KuCoin ने 2024 तक ये लॉ ना एप्लीकेबल नहीं करा था, और बिना लॉ को अप्लाई करे इंडियन यूजर्स को ट्रेड करा रहा था अपने एक्सचेंज पे। इसी कारण KuCoin को ये पेनल्टी देनी पड़ी। अगर KuCoin जो ये काम करा है 2024 में, अगर ये काम KuCoin ने 2022 के अंदर ही कर लिया होता तो KuCoin को कोई पेनल्टी देने की ज़रूरत नहीं पड़ती, क्योंकि KuCoin ने जैसे ही लॉ बनता KuCoin पे अप्लाई कर देता तो KuCoin पे कोई पेनल्टी नहीं लगती। लेकिन KuCoin ने 2 साल का डिले करा अप्लाई करने में, इसलिए KuCoin को यहाँ पे 35 लाख की पेनल्टी देनी पड़ी थी। और वही सेम पेनल्टी यहाँ पर जो है बाइनांस को भी देनी पड़ेगी, क्योंकि बाइनांस भी 2 साल बाद ही यहाँ पर रेगुलेट होने वाला है इंडिया के लॉस के अकॉर्डिंग। और देखो, ये बाइनांस की जो बात है ना, ये बाइनांस हो गया या KuCoin हो गया, सिर्फ इंडिया की बात नहीं है। अगर आप देखोगे ना तो हर देश में, US में ऑलरेडी बन चुका है। SEC आप जानते हो हर एक्सचेंज को सू कर रहा है बार बार, क्योंकि वो चाहते हैं कि रेगुलेट हो। ठीक है, US चल जाओ, जापान चल जाओ, जापान में भी अच्छा खासा काम हो चुका है। जो इंडिया अभी कर रहा है वो जापान में तो हो चुका है ऑलरेडी। ठीक है ना, अगर आप चेक करोगे लॉ, टैक्स वैक्स सब वहाँ पे लगना स्टार्ट हो चुका है। US में भी आधा हो चुका है, 50-60%, बाकी और बच रहा है। और इंडिया तो अभी अर्ली फेज़ में है। इंडिया में तो ओनली 2 ही एक्सचेंज ने यहाँ पे करा है साइनअप। ठीक है ना, तो आने वाले टाइम में आप देखो हर देश में ही होने वाला है। तो इसमें घबराने की बात नहीं है। पहली बात तो मैं आपको बोल रहा हूँ, कुछ लोग घबरा रहे हैं कि यार अब क्या होगा क्रिप्टो का। ठीक है, तो ये देखो आप पहले कि कुछ टाइम में चीज़ें कितने चेंज हुई है। अगर मैं सिर्फ इंडिया के रिस्पेक्ट में बात करूँ ना, तो आप देखोगे 2020 के टाइम पे ऐसा हुआ करता था कि क्रिप्टो इंडिया में बैन हो जाएगी। 2018 में तो हो भी गई थी, लेकिन 2020 तक हम ये कह रहे थे कि इंडिया में क्रिप्टो बैन हो जाएगी, इलीगल है ट्रेड करना। ठीक है, लेकिन आज आप देखो 4 साल के अंदर कितना चेंज आ गया है। एक टाइम पे इंडियन एक्सचेंज पे ट्रेड करने में भी डर लगता था, और आज जो है इंटरनेशनल एक्सचेंजेस यहाँ पे रजिस्टर हो चुकी है। और आप इंडिया भी बोल रहा है आराम से ट्रेड कीजिए, कोई प्रॉफिट, बस जो आपका जो टैक्स है बस वो चाहिए हमको, बाकी और कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो देखो चीज़ें कितनी चेंज हो चुकी है, इसको अपन पॉजिटिव वे में भी लेंगे। ठीक है, रही बात टैक्स की, तो उसके अपन आगे भी डिस्कस करने वाले हैं कि उसका टैक्स का ना क्या होने वाला है। तो उस पर आप ज़्यादा टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है आपको। ठीक है, मैं बात करूँ FIU के जो डायरेक्टर है ना, विवेक अग्रवाल, इन्होंने यहाँ पे कुछ इंटरव्यू दिया था, कोई प्रेस कॉन्फ्रेंस करी थी। उस प्रेस कॉन्फ्रेंस जो करी ना, उसी को अपन यहाँ पर डिकोड करेंगे कि क्या क्या चीज़ें उन्होंने यहाँ पर बोली, और आगे और क्या क्या चीज़ें अपन को यहाँ पर देखने को मिल सकती है। उन्होंने जो नेक्स्ट चीज़ बोली ना FIU के अंदर, वो उन्होंने ये बोला कि यहाँ पर आप क्या कर सकते हो, जो भी इंटरनेशनल क्रिप्टो एक्सचेंज है ना, वो अपना यहाँ पे अकाउंट है ना, वो इंडिया में क्या कर सकते हैं, रजिस्टर करवा सकते हैं। लेकिन उनको यहाँ पे कोई फिजिकली है ना, वो हो यहाँ पर इंडिया में आने की ज़रूरत नहीं है। उन्होंने सिंपल ये बोला कि आपको यहाँ पे इंडिया में ऑफिस खोलने की ज़रूरत नहीं है। बस आप क्या करो, हमारे जो लॉज है ना उसको आप एक्सेप्ट कर लो, इंडिया में अपनी एंटिटी को रजिस्टर करा लो। अब इसका फ़ायदा क्या होगा इंडिया को, वो भी मैं आपको आगे बताने वाला हूँ फ़ायदा क्या होगा। अभी आप देखो बहुत सारे ऐसे मनी लॉन्ड्रिंग के केस होते हैं इंडिया में, जहाँ पे आप देखा होगा WazirX और बाइनांस का बहुत बड़ा केस हुआ था 2020 के अंदर, जिसमें चाइनीज़ जो लोन एप्लीकेशन है ना, उनमें USDT का ऑप्शन हुआ करता था। बहुत सारे बच्चे वहाँ पे लोन लिया करते थे, और बाद में 20 लाख 30 लाख, एक बंदे के 20 लाख 30 लाख रुपये USDT के फॉर्म में WazirX के ऊपर जाया करते थे। और WazirX और बाइनांस का आप जानते हो, बाइनांस ने WazirX को खरीद ही लिया था, है ना, और WazirX का डायरेक्ट लिंक था बाइनांस के साथ। यानी वो बंदे क्या करते थे, मनी लॉन्ड्रिंग करा करते थे, पैसे यहाँ पे पूरा WazirX के अंदर ट्रांसफ़र कर दिया करते थे, लाखों करोड़ों रुपए। ठीक है, और WazirX से वो जो पैसा है ना, वो जाता था बाइनांस में डायरेक्ट, क्योंकि उस टाइम पे KYC कुछ नहीं थी। 2020 की बात कर रहा हूँ, जब KYC कुछ भी नहीं थी। ठीक है, कोई पता नहीं चलता था कौन ट्रेड कर रहा है, कहाँ गया पैसा। तो वो जब पहली बार आइडेंटिफाई करा था इंडिया ने कि यार यहाँ पे है ना, किसी ने बताया था, जब इंडिया को बताया था कि पैसा है ना वो क्रिप्टो के माध्यम से आपके देश से बाहर जा रहा है, वो भी मनी लॉन्ड्रिंग के केस में।
तो वहाँ से इंडिया ने ना रूल बनाना स्टार्ट कर दिया। वहीं पे इंडिया ने सोच लिया था कि भैया अब तो रूल बनाना पड़ेगा, वरना यहाँ पर बहुत सारे लोग हैं ना, देश का पैसा निकल के बाहर जा रहा है, और यहाँ पे आप कह सकते हो कि गद्दारी चल रही है कुल मिला के यहाँ पे, ठीक है, देश के साथ। तो इंडिया ने वहीं से जो है स्टार्ट कर लिया स्ट्रिक्ट मामला, और इंडिया ने G20 के अंदर भी ये मामला उठाया था। G20 नेशंस जो 20 बड़े देश है दुनिया में, उसमें इंडिया भी शामिल है। इंडिया ने ये मुद्दा उठाया था कि क्रिप्टो को रेगुलेट करना पड़ेगा, और उसी के बाद से आप भी देखिए, अभी G20 की मीटिंग हुई थी, ज़्यादा टाइम हुआ नहीं, कुछ ही महीने पहले इंडिया में हुई थी। उसके बाद से देखो कितना चेंज आ गया। US कर दिया, जापान कर दिया, इंडिया कर रहा है। धीरे धीरे सभी देशों में अप्लाई हो जाएगा टैक्स वैक्स भी। और टैक्स का मैं आपको आगे बताने वाला हूँ। टैक्स का कोई डायरेक्ट टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है आपको, ठीक है। तो ये सब मैं आपको वही पूरा बैकड्रॉप बता रहा हूँ, क्योंकि जब आपको बैकड्रॉप समझ में आएगा ना, तभी आपको समझ में आएगा कि ये जो रेगुलेशन है ना, ये क्यों हो रहा है। वरना आप सोचोगे कि यार रेगुलेशन होने का कोई मतलब तो है नहीं। अब आपको खुद को थोड़ा बहुत समझ में आ रहा होगा कि हाँ यार रेगुलेशन तो बहुत ज़रूरी है। फिर आप जानते हो FTX जैसे कांड हुए थे। FTX हो गया, पहले बहुत सारे एक्सचेंजेस हुआ करते थे, एम्प्टी कॉक्स करके हुआ करता था, वो अभी भी पैसा लेके भाग गया है, उसका कोई आता पता नहीं है कब उसके अनलॉक होंगे, ठीक है। हालांकि FTX का पैसा तो आ रहा है, कुछ टाइम में आ जाएगा उसका तो पैसा, लेकिन फिर भी जब ये ऐसे होते हैं ना कांड, तो इससे लोगों का पैसा चला जाता है, ठीक है। कभी कभी तो आता भी नहीं है, कभी कभी क्या 90% केस में आता नहीं, ओनली FTX ही है ऐसा जिसके केस में पैसा अभी आ रहा है, वरना पैसा आता नहीं। लोगों का इतना सारा पैसा, बिलियन ऑफ डॉलर्स जो है निकल जाते हैं। और किसी देश की इकोनॉमी से अगर इतना पैसा निकल जाए ना, तो उस देश के लिए, उस सिटीजन के लिए अच्छा नहीं होता। इसलिए लॉ लेके आए, और इसमें शुरुआत इंडिया ने ही करी थी कि भैया लॉ लेके आना पड़ेगा। बाकी जो देश थे ना, US वो इतना ज़्यादा नहीं करते थे पहले। US तो ऐसा था कि हाँ भाई चल रहा है, छोटा मोटा चलने दो। जबकि इंडिया ने थोड़ा कमर सख्त करी थी कि भैया चलने नहीं दो, रेगुलेशन लाने पड़ेंगे, तब जाके काम होगा। और आप देखो धीरे धीरे सब चीज़ हो रही है। ये बताता है कि भैया इंडिया की भी पावर काफ़ी बढ़ रही है दुनिया के अंदर। अब देखो विवेक अग्रवाल जो है, इन्होंने जो बोला, जो FIU के चीफ हैं, इन्होंने जो बोला ना, उन्होंने ये बोला कि भैया अगर जो प्लेटफॉर्म है ना, वो अगर आपका इलीगली ऑपरेट हो रहा है हमारी कंट्री के अंदर, इलीगली ऑपरेट होने का मतलब है कि आपका जो प्लेटफॉर्म है ना, ये हमारे लॉस के अंडर रजिस्टर नहीं है, बिना रजिस्टर के हमारे यूजर्स को ट्रेड करवा रहा है। तो जो प्लेटफॉर्म है, जो ये काम करवा रहा है, वो तो है ही इलीगल। ऊपर से जो यूज़र्स है ना, जो इन्वेस्टर्स है, जो उस पर ट्रेड कर रहे हैं, वो भी इलीगल की कैटेगरी में आ जाएंगे। समझ रहे हो ना आप। यानी आप अगर किसी ऐसे एक्सचेंज को यूज़ कर रहे हो जो इंडिया के लॉस को फॉलो नहीं करता है, और आप उस पर एक्सचेंज पे ट्रेड कर रहे हो, तो आप भी इलीगल कैटेगरी के अंदर आ जाओगे, ठीक है ना। और ये आगे जाके आपको प्रॉब्लम जो है क्रिएट कर सकता है, क्योंकि यहाँ पे क्या हो जाएगा। अभी देखो हर चीज़ में इन्होंने साफ बोला कि भैया जहाँ पे भी हमको पता चला ना कि भैया कोई ट्रांजैक्शन यहाँ पे हुई है अच्छी खासी अमाउंट की, ठीक है, और उसको उसने रिटर्न फाइल नहीं करा है, मतलब टैक्स डिक्लेयर नहीं करा है, तो ये यहाँ पे प्रॉब्लम होने वाली है। एक्सचेंज को भी प्रॉब्लम हो जाएगी और यूज़र को भी प्रॉब्लम हो जाएगी। इसलिए सबसे बेस्ट बात ये है कि आप कोई भी एक्सचेंज यूज़ कर रहे हो, हाल फिलहाल में टैक्स भरते रहो। सिंपल सी बात है, ताकि गवर्नमेंट आज नहीं तो कल नहीं तो परसों, इतना तो आपको समझ में आ ही चुका होगा कि टैक्स तो गवर्नमेंट लेके रहेगी, चाहे वो इंडिया की गवर्नमेंट हो, चाहे US की गवर्नमेंट हो, चाहे किसी भी देश की गवर्नमेंट हो, टैक्स वो लेके रहेगी आज नहीं तो कल। आप अगर ये सोचोगे भैया 2022 में टैक्स का लॉ अप्लाई हुआ था, आज 2024 हो चुकी है, कुछ टाइम बाद 2024 भी ख़त्म हो जाएगी, मेरे तो नोटिस ही नहीं आया। तो इस गलतफहमी में मत रहना आप, क्योंकि आज नहीं तो कल नहीं तो 2025 में, 2025 में नहीं तो 2026 में जब कभी नोटिस आएगा, तो वो सालों का नोटिस एक साथ ही आपको आ जाएगा, और आप एकदम से भौचक्के रह जाओगे कि यार ये क्या हुआ। एक साथ आपको पेनल्टी लग जाएगी, और ऊपर से पेनल्टी और लगेगी, क्योंकि आप जितना लेट करोगे टैक्स भरने में, उतना आपको अलग से पेनल्टी देनी पड़ेगी एक, और ऊपर से उसका ब्याज भी देना पड़ेगा, इंटरेस्ट देना पड़ेगा, जो हर महीने लगता है। हर महीना ब्याज भी लगता है। जैसे मान लो अगर आपका टोटल क्रिप्टो टैक्स बन रहा है, जैसे मैं आपको अगर बताऊँ यहाँ पे थोड़ा सा, अगर आपका क्रिप्टो टैक्स मान लो बन रहा है, मान लो 10,000 रुपये का बन रहा है आपका क्रिप्टो टैक्स, है ना, 10,000 रुपये आपका क्रिप्टो टैक्स बन रहा है, आपने कैलकुलेट कर लिया। अब क्रिप्टो टैक्स, अभी इंडिया की बात करें तो लास्ट डेट है ना क्रिप्टो टैक्स भरने की, वो है 31 जुलाई। अगर आपने 31 जुलाई तक टैक्स नहीं भरा, तो क्या हो जाएगा, जो 10,000 है ना, इसके ऊपर आपको पेनल्टी लगेगी अलग से। वो पेनल्टी डिपेंड करेगी कि आपका टोटल टैक्स अमाउंट कितना है। 10,000 है ना, तो हो सकता है वो पेनल्टी 2,000 रुपये की हो सकता है वो पेनल्टी 3,000 रुपये की हो, ठीक है, ये डिपेंड करेगा। पेनल्टी तो लगेगी, प्लस उसके साथ आपको थोड़ा परसेंटेज यहाँ पे इंटरेस्ट भी अलग से लगेगा। समझ लो ना, कुल मिला के आपका पूरा जो पोर्टफोलियो है ना, वो इसमें चल जाएगा। तो सबसे बेस्ट चीज़ ये है कि टैक्स टाइम में भर दो, ताकि जो एक्स्ट्रा चीज़ है ना, इनका पैसा आपको ना देना पड़े। जिसने पहले टैक्स नहीं भरा वो अभी भी भर देना, अभी भी नहीं भरोगे 2025 में और प्रॉब्लम हो जाएगी। 2024 में इतना काम हो चुका है, 2025 में आप देखो 90% एक्सचेंजेस है ना, हर देश में यहाँ पे कंप्लाई करना स्टार्ट कर चुकी होंगी, और कर भी रही होंगी, और कर हो चुकी होंगी बहुत सारी चीज़ें। ओनली कुछ ही बचेगी जो नहीं कर रही होगी, ठीक है, तो कर लेना। और जो बोलते हैं कि भाई हम DeFi पे करेंगे, हम तो DeFi पे ट्रेड करेंगे, कोई यहाँ पे कोई मतलब नहीं है। तो आज नहीं तो कल DeFi वालों का भी नंबर आ जाएगा। तो फ्रेंड्स अब देखो, अगर हम बात करें ना इंडिया की, तो इंडिया ने कुछ ऐसे लॉज बनाए थे जिससे ना बहुत सारी 2 एक्सचेंजेस ऐसी थी
जो इंडिया के लॉ को है ना अप्लाई नहीं करना चाहती थी, जिसमें से एक था बिटस्टैम्प और एक है OKX। तो ये इंडिया को छोड़ के जा चुकी है। और अगर आपका अकाउंट अभी भी इनमें है तो पता नहीं आपका अकाउंट का क्या होगा अब, क्योंकि उस टाइम पे मैंने वीडियो बनाई थी, OKX की वीडियो भी मैंने आपको बना के दी थी और मैंने बोला था कि अगर आपका पैसा OKX में पड़ा है तो उस पैसे को निकाल के किसी दूसरे एक्सचेंज में शिफ्ट कर दीजिए, वरना आपका पैसा गुम हो जाएगा, कोई अब लेने वाला नहीं है, क्योंकि सपोर्ट जो है ना OKX को करेगा नहीं इंडिया के यूज़र्स को। तो अगर आपने पैसा निकाल लिया होगा तो बहुत बढ़िया बात होगी, क्योंकि ये इन दोनों एक्सचेंज ने ना इंडिया के लॉस को एक्सेप्ट नहीं करा। इनका खुद का कोई पर्सनल इशू होगा जिसके कारण इन्होंने नहीं करा, लेकिन KuCoin ने और यहाँ पर कर लिया है, ठीक है। और यहाँ पर इन्होंने एक चीज़ और बोली है, सबसे मेन चीज़, कि अभी तक है ना 47 यहाँ पर है ना एंटिटीज़, यानी 47 जो है ना टोटल मिला के वो यहाँ पे रजिस्टर है ना हो चुके हैं, जो है ना हैंडलिंग करवा रहे हैं और ट्रेडिंग करवा रहे हैं लोगों को क्रिप्टो के अंदर इंडिया में। दूसरी जो एक चीज़ इन्होंने बोली ना वो ये है, क्योंकि देखो अगर कोई ऐसा एक्सचेंज है जो आपको ट्रेड करवा रहा है और आपका पैसा लेके अगर वो भाग गया ना, तो वो कंट्री के लिए भी अच्छा नहीं होगा और यूज़र्स के लिए भी अच्छा नहीं होगा। तो मेन चीज़ जो है ना रेगुलेशन लाने की और ये FIU के अंडर करवाने की, उससे क्या एक सिक्योरिटी बनेगी कि भैया कोई दूसरा बाहर का एक्सचेंज इंडिया में रजिस्टर्ड है तो एक बंदा जिसको ट्रेड करनी ना वो बिना झिझक के आराम से बिना टेंशन के उस एक्सचेंज पे ट्रेड कर सकता है, क्योंकि उसको पता है कि भैया ये एक्सचेंज फ्रॉड नहीं करेगा, क्योंकि फ्रॉड कर ही नहीं सकता, क्योंकि इंडिया के साथ रजिस्टर है। फ्रॉड करने से पहले इंडिया पकड़ लेगा इसको, क्योंकि इंडिया की जो IT पावर है वो तो आप जानते ही हो, ठीक है ना। ये एक और इम्पॉर्टेंट चीज़ है जो यहाँ पर है ना इन्होंने बोली थी यहाँ पर विवेक अग्रवाल जी ने प्रेस कॉन्फ्रेंस में, कि भाई सिक्योरिटी जो है ना वो टाइट होगी। ऐसा नहीं कि कोई एक्सचेंज आया बिना कोई रजिस्टर करे ट्रेड करवाया, यूज़र्स का पैसा लेके भाग गया और ना देश उसका कुछ कर पाया ना यूज़र्स उसका कुछ कर पाया। इसलिए मेन चीज़ FIU के अंडर लाया जा रहा है सारे एक्सचेंजेस को, ताकि सबका ट्रैक किया जा सके कौन एक्सचेंज पे कितना अमाउंट डिपॉजिट हो रहा है, कितना विड्रॉल हो रहा है। बोला लास्ट में कि भाई जो प्राइमरी गोल है ये लाने का FIU का, वो यही है कि एंटी मनी लॉन्ड्रिंग जो एक्ट है ना उसके अगेंस्ट यहाँ पर अगर कोई भी काम करता है, कोई भी ऐसा कोई ट्रांजेक्शन पाया गया जिस ट्रांजेक्शन का अता पता नहीं है कि वो ट्रांजेक्शन्स कहाँ से है, बड़ा अमाउंट है और कहाँ गया है, तो फिर उसको ईजिली अपन ट्रैक कर सकते हैं। और ट्रैक करने के साथ साथ अगर पाएगा कि भैया सस्पिशियस अमाउंट है, तो फिर वो जो एक्सचेंज है ना उससे क्या है, जो इंडिया वाले वो डायरेक्टली जो है कंप्लाई करके उसको बुला सकते हैं। पहले क्या हुआ करता था, जैसे मान लो आपको मैं थोड़ा बताऊं कि भैया कोई एक्सचेंज इंडिया के अंदर मान लो रजिस्टर्ड नहीं है, लेकिन वो ट्रेड करवा रहा है लोगों से। अब किसी बंदे ने उस एक्सचेंज में बहुत बड़ा अमाउंट डिपॉजिट करा और निकल भी गया, और ये चीज़ किसी ने भाई इंडिया के जो रेगुलेटर्स ना उनको बताई। अब इंडिया के रेगुलेटर्स को जानना है कि वो पैसा कहाँ से आया था, कहाँ गया, तो इंडिया के जो रेगुलेटर्स है ना वो उस एक्सचेंज तक या तो कांटेक्ट करने की कोशिश करेंगे, लेकिन वो कर ही नहीं पाएंगे, क्योंकि वो एक्सचेंज इंडिया में रजिस्टर्ड ही नहीं है। तो उस एक्सचेंज की मर्ज़ी चलेगी कि मैं तो नहीं बताऊँगा, समझ रहे हो ना। इंडिया ने पूछा, इंडिया के रेगुलेटर्स ने पूछा कि भाई आपके एक्सचेंज पे हमको पता करना है कि ये इतना बड़ा अमाउंट किसने भेजा है, हमको लग रहा है कि ये अमाउंट सस्पिशियस अमाउंट है और ये कुछ एंटी मनी लॉन्ड्रिंग के अंदर आता है, तो हमको डिटेल चाहिए इस अमाउंट की कहाँ से आए हैं। अब एक्सचेंज जो इंडिया में रजिस्टर्ड नहीं है वो साफ बोल सकता है कि भाई हम तो नहीं देंगे, आपको जो करना है कर लीजिए। अब उस टाइम पे ना इंडिया कुछ कर पाएगा ना यूज़र्स कुछ कर पाएंगे अगर वो अमाउंट फ्रॉड का हुआ तो। लेकिन अगर वो एक्सचेंज FIU के अंडर है और उसमें कोई भी अमाउंट आता है, चाहे वो 5,000 ही क्यों ना है, तो इंडिया 1 सेकंड में डायरेक्ट यहाँ पे कॉल कर सकता है उस एक्सचेंज को कि भैया हमको इस अमाउंट की डिटेल चाहिए, एक A to Z कि अमाउंट किसका है, किसके नाम से आया, कहाँ गया है, और वो उस एक्सचेंज को देना ही पड़ेगा क्योंकि वो FIU के अंडर आ चुका है। समझो, इसके बेनिफिट ये हैं। अब बात करते हैं टैक्स की लास्ट में कि भैया टैक्स का जो लफड़ा है ना इसका क्या करना है। फ्रेंड्स अगर मैं बात करूँ ना तो देखो टैक्स का अभी ज़्यादा टेंशन मत लो आप, क्योंकि जो टैक्स है ना ये देखो लगाया था ना, अगर मैं आपको थोड़ा डिटेल में यहाँ पे बताऊँ ना तो टैक्स यहाँ पे गवर्नमेंट ने 2022 के अंदर इंट्रोड्यूस करा था, और वो इसलिए इंट्रोड्यूस करा था ताकि गवर्नमेंट चाहती थी, इंडिया की गवर्नमेंट की बात कर रहा हूँ मैं, बाहर की गवर्नमेंट की बात नहीं कर रहा, गवर्नमेंट चाहती थी कि भैया इंडिया के यूजर्स है ना वो एक्सचेंज के ऊपर ट्रेड ना करें, क्योंकि उनको पता था कि कोई भी एक्सचेंज अभी हमारे अंडर रजिस्टर्ड ही नहीं है। अगर कोई भी एक्सचेंज फ्रॉड करके चला गया तो यूज़र्स का पैसा जाएगा, क्योंकि इंडिया को पता है यार कि इंडिया में 10 करोड़ से ज़्यादा क्रिप्टो यूज़र्स हैं जो अलग अलग एक्सचेंजेस को यूज़ करते हैं, ठीक है, इंडियन एक्सचेंजेस के अलावा, जिनको अपन बोलते हैं इंटरनेशनल एक्सचेंजेस। अगर किसी भी एक इंटरनेशनल एक्सचेंज ने यहाँ पे कुछ फ्रॉड कर दिया, क्योंकि इंडिया को पता है, इंडिया ने एग्जांपल भी दिया हुआ है बहुत बार कि भैया FTX ने फ्रॉड कर दिया, MTGOX ने फ्रॉड कर दिया, तो अगर कोई ऐसा एक्सचेंज फ्रॉड कर देता है तो हमारे एक्सचेंज, हमारे यूज़र्स का जो पैसा है ना वो जाएगा, इंडियन इकोनॉमी पे उसका असर पड़ेगा, ठीक है ना। इसीलिए इंडिया ने इतने सारे लॉस लगाए थे, क्योंकि इंडिया बैन तो कर नहीं सकती थी, तो इंडिया ने लॉस लगा दिए इतने खतरनाक वाले कि 30% टैक्स, ठीक है, नो लॉस सेट ऑफ, 1% TDS, ताकि लोग यहाँ पे ट्रेड करना ही बंद कर दें। कब तक? जब तक ये सारे क्रिप्टो एक्सचेंजेस इंडिया के अंडर नहीं आ जाते। ये मैं आपको, आप ये मान सकते हो कि एक खतरनाक इन्फॉर्मेशन बता रहा हूँ।
मुझे लगता है कि आने वाले टाइम में टैक्स कम होगा, 100% कम होगा, लेकिन वो तब कम होगा जब ज़्यादा से ज़्यादा क्रिप्टो एक्सचेंज है ना, 90% या इससे भी ज़्यादा क्रिप्टो एक्सचेंजेस इंडिया के FIU के अंडर आ जाएँ। क्योंकि इंडिया का मेन मोटिव ये नहीं है कि भैया हम ना फालतू में लोगों को ना परेशान करें ट्रेड करने से, ये इंडिया का मोटिव नहीं है। इंडिया का मोटिव ये है कि पैसा देश का देश में रहना चाहिए, देश के बाहर नहीं जाना चाहिए, समझ लो। और वो तभी होगा जब सारे एक्सचेंजेस इंडिया के अंडर आ जाएंगे लॉ के अंदर। जिस टाइम में ऐसा हो गया, चाहे वो 2025 में हो, चाहे वो 2026 में हो, जब भी ऐसा होगा, क्योंकि आप जानते हो कोई भी लॉ होता ना उसको बनने में लगभग 1 साल तो लगता ही है। यानी अभी 2024 एंड हो चुका है लगभग, मतलब एंड तो क्या, मतलब 2024 का जो मिड है वो एंड हो चुका है लगभग, है ना। अब जो लॉ बनेगा क्रिप्टो का वो इस साल तो भूल जाओ। क्रिप्टो का जो नया लॉ बनेगा ना वो आप 2025 में बन सकता है या उसके बाद नेक्स्ट आप 2025 में मान के चलो, ठीक है। तो जो भी ये लॉ बनेगा ना वो उस बेस पे बनेगा कि कितने क्रिप्टो एक्सचेंज ने यहाँ पे इंडिया में क्या कर रखा है, कंप्लाई कर रखा है। अगर ज़्यादा से ज़्यादा एक्सचेंजेस कंप्लाई कर लेती, स्पेशली इंटरनेशनल एक्सचेंज, इंडियन एक्सचेंज तो ऑलरेडी कंप्लाइड ही रहती है, ठीक है। तो अगर ऐसा हो जाता है तो फिर इंडिया का जो एक वो है ना, क्या बोलते हैं, टेंशन, वो थोड़ी कम हो जाएगी कि भाई हाँ, जब इतने सारे एक्सचेंजेस है ना हमारे यहाँ पे कंप्लाई हो चुके हैं, तो फिर वो टैक्स को ना कम कर सकती है आने वाले टाइम में, समझ रहे हो ना। क्योंकि कोई गवर्नमेंट नहीं चाहेगी कि उसके बंदे का लॉस हो, कोई गवर्नमेंट नहीं चाहेगी, ठीक है ना। इसलिए वो क्या कर सकती है, सारे एक्सचेंजेस को कंप्लाई करवा सकती है और वो पूरी जान लगा देगा। आप जानते हो इंडिया पूरी जान लगा देगा, जितने भी एक्सचेंजेस से वो कंप्लाई कर सकता है। जो एक्सचेंज कंप्लाई नहीं करेगा उसको छोड़ के जाना पड़ेगा इंडिया को, ठीक है, आने वाले टाइम में। और जो कंप्लाई कर लेगा तो अब फिर उससे हुआ क्या, जितने भी यूज़र्स हैं जो ट्रेड करेंगे वो उन्हीं एक्सचेंजेस पे ट्रेड करेंगे जो कि FIU कंप्लाइड होगा। इससे क्या होगा, वो एक्सचेंज फ्रॉड करेगा नहीं। अब एक्सचेंज फ्रॉड करेगा नहीं तो यूज़र जो है वो भी आराम से बिना टेंशन के उस एक्सचेंज पर ट्रेड कर पाएगा। इंडिया की जो टेंशन है वो भी खत्म हो जाएगी। फिर ऑटोमेटिक जब टेंशन खत्म हो चुकी तो टैक्स है ना वो ऑटोमेटिक रिड्यूस हो जाएगा, क्योंकि TDS क्यों लगा था इंडिया ने? TDS इसलिए लगाया था क्योंकि भैया इंडिया ट्रैक करेगी। TDS एक ऐसा माध्यम है जिसके थ्रू अपन ट्रैक कर सकते हैं भैया क्या ट्रांजैक्शन हो रही है, समझ रहे हो। स्पेशली P2P में, P2P अगर आप करते हो तो वहाँ पे अगर TDS लगा हुआ है एक्सचेंज पे तो आप इजीली ट्रैक कर सकते हो कि आपने कितना अमाउंट का जो ना P2P करा, किसके साथ करा, पैसा कहाँ गया, ठीक है। इसलिए TDS लाया गया था। और TDS 0.1% भी आ सकता था, लेकिन वो TDS 1% लाया गया था। क्यों, वो मैंने आपको ऑलरेडी बता दिया, क्योंकि इंडिया उस टाइम पे क्रिप्टो ट्रांजैक्शंस को मना कर रहा था यूज़र्स को इनडायरेक्टली कि आप ट्रेड ना करें, ठीक है ना। अब धीरे धीरे हो सकता है आने वाले टाइम में जैसे ये सारे एक्सचेंजेस आ जाएंगे अंडर FIU तो क्या हो सकता है, ये TDS है ना ये भी कम होगा और टैक्स तो कम होना ही होना है। 100% टैक्स है ना कम होगा ही, और स्लैब रेट के अकॉर्डिंग आएगा टैक्स, लेकिन अभी नहीं। जब सारे एक्सचेंजेस, मतलब कम से कम बहुत सारे एक्सचेंजेस आ जाए ना, 2 एक्सचेंज आ चुके हैं मैं आपको बताऊँ ना। इंटरनल इन्फॉर्मेशन तो भैया गेट हो गया, HTX हो गया, ठीक है, बायबिट हो गया, ठीक है, बिटगेट हो गया, इन सब की ऑलरेडी बात चल रही है इंडिया से अभी। और धीरे धीरे इनका नाम भी आपको देखने को मिल जाएगा, इलेक्शन तक तो आराम से देखने को मिल जाएगा कि 4-5 एक्सचेंज और यहाँ पे FIU के अंडर आ चुके हैं, समझ लो ना। अब जितने भी एक्सचेंज, इतने सारे एक्सचेंज अब FIU के अंडर आ जाएंगे ना तो सारे इंडियन यूज़र्स है ना इन्हीं एक्सचेंज पे ट्रेड करेंगे, क्योंकि उनको भी डर लग जाएगा कि भैया बाहर के एक्सचेंज में ट्रेड करेंगे तो हम इलीगल कैटेगरी में आ जाएंगे, ठीक है। और कभी भी नोटिस आ सकता है फिर कि भैया आप बाहर के एक्सचेंज में कैसे ट्रेड कर रहे हो, और ट्रेड कर रहे हो तो क्या आपने टैक्स भरा है, और टैक्स भरा है तो क्या आपने सही टैक्स भरा है क्या, पूरी डिटेल आपसे मांग ली जाएगी, ठीक है ना। और एक फ़ायदा और है FIU एक्सचेंज पे ट्रेड करने का, वो ये कि टैक्स की जो झंझट है ना अब वो ख़त्म हो जाएगी, समझ लो ना। जैसे अगर आप किसी अभी इंटरनेशनल एक्सचेंज पे ट्रेड कर रहे हो, ठीक है, और उस एक्सचेंज के ऊपर आपका क्या बोलते हैं वो FIU के अंडर नहीं है, तो अभी ये पूरा जो जिम्मेदारी ना वो आपकी जिम्मेदारी है। टैक्स भरना आपकी जिम्मेदारी, TDS काटना आपकी जिम्मेदारी, ठीक है, P2P पे कुछ हो गया आपकी जिम्मेदारी, मतलब कुछ भी अगर हो गया, एक्सचेंज भी भाग गया, वो भी आपकी जिम्मेदारी। इंडिया उसमें कुछ नहीं कर पाएगा, समझ लो ना। इसलिए इंडिया सबको FIU के अंडर करवा रहा है। अब मान लो ये तो हो गया उस पहला केस जब आप ऐसे एक्सचेंज पे ट्रेड करो जो FIU के अंडर नहीं है। अब दूसरे केस पे आते हैं, आप अगर ऐसे एक्सचेंज पे ट्रेड करो जो FIU के अंडर है तो टेंशन ही खत्म, ठीक है ना। पहली टेंशन क्या है, एक्सचेंज भागेगा क्या जब वो FIU के अंदर आ चुका है, नहीं भागेगा, टेंशन खत्म। दूसरी टेंशन क्या, आपको टैक्स की टेंशन है, नहीं है। क्यों, क्योंकि पहले आपको खुद को टैक्स कैलकुलेट करना पड़ता था, वो टैक्स आप खुद कैलकुलेट कर ही नहीं पाओगे, पूरी ज़िंदगी निकल जाएगी आपकी। उल्टा सीधा टैक्स कैलकुलेट करोगे और उल्टा सीधा टैक्स भरोगे, बाद में प्रॉब्लम आएगी, आपको पेनल्टी और देनी पड़ेगी। अब क्या होगा, बाइनांस ने ऑलरेडी एक चालू कर रखा है। बाइनांस अगर आप यूज़ करते हो, ठीक है, अभी तो मोस्टली हो सकता है किसी के पास हो नहीं, लेकिन जैसे बाइनांस ऐप आ जाएगा प्ले स्टोर पे, उसको ओपन करना, अपना अकाउंट लॉगिन करना। जैसे अकाउंट लॉगिन करोगे बाइनांस के अंदर आपको टैक्स का कॉलम देखने को मिल जाएगा। यानी आपको कुछ नहीं करना, बस साल सेलेक्ट करना है 2023 से लेकर 2024,
मैंने कितना ट्रेड करा, एक बटन दबाना टक तरीके से सारा टैक्स आपका निकल के आ जाएगा कि भैया आपने इतनी ट्रेड करी, इतना डिपॉजिट करा, इतना विड्रॉल करा, टोटल आपका जो प्रॉफिट हुआ वो इतना हुआ। अब इस प्रॉफिट पे 30% टैक्स कितना बनना है वो सामने निकल के आ जाएगा, बिना कोई झंझट के टैक्स बनना है। समझ लो ना, यानी यहाँ पे जो बाइनेंस के अंदर जो टैक्स निकल के आएगा ना, वो निकल के आएगा एकदम एक्यूरेट टैक्स। सोच के देखना है, वो थोड़ा दिमाग लगाना। आप पहले ऐसे एक्सचेंज पे ट्रेड करो जिसका आपको खुद को पता नहीं टैक्स कैसे निकालूँ मैं इसका। आप जैसे टैक्स कैलकुलेटर भी होते हैं ना, उनमें भी जैसे मान लो अगर आप 3 टैक्स कैलकुलेटर को यूज़ कर रहे हो अलग अलग कंपनी के, उसमें जाके अगर आप अपनी ट्रेड रिपोर्ट डालोगे ना, तीनों कंपनी अलग अलग टैक्स बताएगी आपका। कोई 10,000 बताएगी, कोई 12,000 बताएगी, कोई 15,000 बताएगी। समझ रहे हो, आप खुद कंफ्यूज हो जाओगे, टैक्स सही से भर नहीं पाओगे। बाद में नोटिस आएगा लोगों का कि भैया आपने तो टैक्स अपना जो भरा है ना वो कम टैक्स भरा है, अब आपको पेनल्टी और देनी पड़ेगी, फालतू की पेनल्टी, जबकि आपने ऑलरेडी टैक्स ईमानदारी से भरा था। बट आपका टैक्स भले ही आपने ईमानदारी से भरा था, लेकिन वो गलत टैक्स था, आपको भी पता नहीं था, क्योंकि जो टैक्स कैलकुलेटर आपने यूज़ करा वो सारे टैक्स कैलकुलेटर अलग अलग टैक्स बता रहे हैं भैया। अब आप बताओ क्या करोगे, आप इस कंडीशन में फंस जाओगे ना। इसीलिए तो FIU एक्सचेंजेस यूज़ करना सबसे बेस्ट ऑप्शन है कि भैया वहाँ पे सारा टैक्स कैलकुलेट आपका होके आ जाएगा, उसकी झंझट भी ख़त्म। TDS सबसे मेन चीज़, TDS। अभी आप अगर किसी ऐसे एक्सचेंज पे ट्रेड कर रहे हो ना जिसमें जो FIU के अंडर नहीं है, तो आपको खुद को पता नहीं TDS कैसे कटेगा, पता है क्या आपको? और गवर्नमेंट ने कभी आपको बुला के पूछ लिया कि भैया TDS कहाँ दे रहे हो आप इस एक्सचेंज पे, फिर आपकी बैंड बजाएगी बढ़िया वाली। जबकि FIU के अंडर जितने भी एक्सचेंज है ना, उन पर अगर आप ट्रेड करते हो तो आपको यहाँ पर TDS की टेंशन लेने की ज़रूरत ही नहीं है, ऑटोमेटिक TDS कटेगा, ख़त्म, आपकी झंझट ही नहीं है कुछ। मतलब कोई झंझट ही नहीं है यार FIU के अंडर। सोचो जब एक ज़माना, सोचो यार आप, एक ज़माना ऐसा था जहाँ पे लोग डरते थे यार, क्या करें क्या करें क्या करें, टैक्स ही नहीं, इंडिया क्रिप्टो तो बैन हो रहा है, इंडिया में बैन हो चुका है, ये वो एक्सचेंजेस बैन हो गए बहुत टाइम पहले, है ना, 2020-2021 में। आज वो कैसा टाइम आ गया है कि यार हम ट्रेड कर पा रहे हैं इंटरनेशनल एक्सचेंज में भी FIU के अंडर। और एक टाइम ऐसा आएगा जब बहुत सारी FIU के अंडर आ जाएगी इंटरनेशनल एक्सचेंजेस, तब आराम से टैक्स भी कम हो जाएगा, आराम से मस्त चलाएगी गाड़ी जीवन की। इसलिए बोल रहा हूँ कर लेना। अब आपको बताता हूँ मैं, अभी फ़िलहाल आपको क्या करना है, एक लास्ट ऑप्शन। अगर आपको अभी टैक्स से थोड़ी मुक्ति पानी है, ठीक है, कि यार अभी मुझे टैक्स नहीं देना, क्योंकि अभी बाइनेंस का यार पता नहीं कि बाइनेंस जो डिटेल देगा ना वो पुरानी डिटेल देगा या नहीं देगा, ये भी पता नहीं है। अगर बाई चांस बाइनेंस ने पुरानी डिटेल नहीं दी तब तो बच गए आप, तब तो पुराना आपका जो डेटा ना सारा बच गया, टैक्स से ही बच जाओगे पुराने वाले टैक्स से। लेकिन अभी हाल फिलहाल के लिए आपको जो, क्योंकि जो बाइनेंस अब जो आ चुका है, इसके बाद से जितने भी आप ट्रेड करोगे बाइनेंस पे, उसका तो टैक्स आपका लगेगा 100%, उसका तो लगेगा। पुराने डेटा का तो कोई बोल नहीं सकते, पुराने डेटा का तो अपडेट ही आएगा, उसी का वेट करेंगे भैया कि टैक्स लगेगा या नहीं लगेगा पुराने डेटा पे। लेकिन अब से आप जो ट्रेड करोगे उसका तो टैक्स लगेगा ही। लेकिन इससे आप बचना चाहते हो अभी हाल फिलहाल में, तो आप क्या कर सकते हो, बाइनेंस से अपना जो पैसा है ना वो ट्रांसफ़र कर सकते हो यहाँ पे SuperX एक्सचेंज के ऊपर। SuperX एक्सचेंज का जो पूरा डिटेल व्यू है ना, वो यहाँ पर मैंने वीडियो बना रखी, ये वाली 4 महीने पहले की वीडियो बना रखी, ये वाली वीडियो चेक कर लेना, पूरा डिटेल ओवरव्यू दिया है SuperX का। इस पर आपको कोई भी KYC की रिक्वायरमेंट नहीं है, धड़ाम आराम से मस्त तरीके से ट्रेड करो, तब तक आप सेव हो यहाँ पर जब तक बाइनेंस का ही लफड़ा चल रहा है, ठीक है ना। और अगर आपने पुरानी ट्रेड कर रखी है बाइनेंस के ऊपर, तो उसका पता नहीं, उसका अपडेट आएगा कि उस पर टैक्स देना पड़ेगा नहीं देना पड़ेगा। अभी आप हाल फिलहाल में अगर टैक्स से बचना चाहते हो तो SuperX पे आ जाओ, 4 महीने पहले वीडियो बनाई हुई है, इस वीडियो की लिंक भी आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी। पूरा डिटेल ओवरव्यू दिया हुआ है हर एक चीज़ का SuperX पे, कैसे आपको क्या चीज़ यूज़ करनी है। इस पर आपको KYC भी नहीं करनी है, कोई भी टैक्स लगेगा नहीं इस एक्सचेंज पे, तब तक टैक्स नहीं लगेगा जब तक ये FIU के अंडर नहीं आती। अभी हाल फिलहाल में SuperX FIU के अंडर नहीं है, यानी अभी आप जितना भी ट्रेड करोगे उस पर कोई टैक्स नहीं लगेगा। समझ लो उसका मतलब, मस्त तरीके से यूज़ करो, दबा के यूज़ करो, कोई टैक्स नहीं है SuperX के ऊपर। जितना आप ट्रेड कर सकते हो भारी भर का अमाउंट में, जितना पैसा कमाना छाप लो SuperX के ऊपर भर के, क्योंकि अभी तक कोई टैक्स नहीं है। फ्यूचर में अगर SuperX भी FIU के अंडर आता है, लेकिन अभी तो नहीं आया है, लेकिन इन फ्यूचर मान लो आता है 5 महीने बाद, 6 महीने बाद, 1 साल बाद, लेकिन तब तक तो आपका टैक्स नहीं कटेगा ना, तब तक तो आप मौज रहोगे ना। क्योंकि मोस्टली अभी क्या हो रहा है, जितनी भी एक्सचेंजेस आ रही है ना, वो ये चाह रही है कि हम पुराना डेटा नहीं देंगे, नया डेटा देंगे। तो इसका मतलब क्या है, आपने जो पुरानी ट्रेड करी ना उस पर टैक्स नहीं लग रहा है। तो इसलिए बोल रहा हूँ SuperX पे आ जाओ बढ़िया मस्त तरीके से। अभी क्या होगा, क्योंकि FIU के अंडर SuperX आया नहीं है, इन फ्यूचर अगर आता है 1 साल बाद 2 साल बाद, तो भैया तब तक तो आपका टैक्स लगेगा नहीं ना, तब तो आप मस्त बिना, लोग टैक्स दे होंगे, आप टैक्स नहीं दे होंगे, मस्त मस्त बढ़िया तरीके से आप एक छापो SuperX के ऊपर आ जाना। अगर आप चाहते हो कि भैया SuperX के ऊपर एक और लाओ यार ट्यूटोरियल, तो कमेंट कर देना। और आपको एक चीज़ और बता रहा हूँ, एक टेलीग्राम ग्रुप की लिंक मिल जाएगी डिस्क्रिप्शन में, उस टेलीग्राम ग्रुप पर भी ज्वाइन कर लेना। कोई भी अगर आपको सपोर्ट की ज़रूरत पड़े, कोई भी आपका डाउट हो, कोई भी क्वेरी हो, तो उस टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर लेना। वहाँ पर आपको सब बातें करेंगे, दिन में और रात में दोनों टाइम पे मस्त, जो भी आपको बातें करनी है सब बातें करेंगे वहाँ पे। कि क्या करना है, टैक्स का क्या है, कैसे पैसे कमाने हैं,
और भी क्या क्या चीज़ें हो सकती है क्रिप्टो के अंदर, ठीक है, वो सब बातें करेंगे। टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर लेना, उसकी लिंक भी आपको मिल जाएगी डिस्क्रिप्शन में। बस इस वीडियो में इतने बताना था, वीडियो बहुत बड़ी हो चुकी है क्योंकि आपको ज्ञान देना था बहुत बढ़िया वाला। आपको हो सकता है कुछ ज्ञान मिला हो तो लाइक कर देना वीडियो को, चैनल को भी ज्वाइन कर लेना और टेलीग्राम चैनल को भी ज्वाइन कर लेना और वीडियो भी देख लेना, डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।